बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो 590 तक जो है हमने कर लिए थे। तो पहला है हमारे पास के मैक्सिमम फीडबैक गेन इज़ वियर। आपका जो रास सिस्टम है ना, उससे जो है आप इसके जो है मैक्सिमम फीडबैक को ले रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल बाय रास सिस्टम। तो ये रास सिस्टम से क्या कंट्रोल होता है? शॉर्ट टर्म बीपी जो होता है वो आपके बैरो रिसेप्टर से होता है। तो इस तरह सीधे सीधे एमसीक्यूज पूछ रहे होते हैं आपसे, ठीक है। एक मिनट मुझे ये मिटाने दें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास बॉडीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स टू शॉक। बैरो रिसेप्टर को जो है शॉक जो है हमारे पास रिस्पॉन्स देते होते हैं। प्री लोड डिटरमाइंड बाय द ईडीवी डिपेंड्स ऑन द वेनस रिटर्न। आफ्टर लोड डिटरमाइंड बाय द मीन आर्टेरियल प्रेशर। और जो हमारे पास टीपीआर है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, डिटरमाइंड बाय द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ज़रिए से आप इसको क्या है मेजर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आपने हाइपरटेंशन का क्या है, ट्राइएड ऑफ हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इसको आप क्या नाम देते हैं? क्यूशिंग जो है रिफ्लेक्स, उसका नाम देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, एब्डोमिनल एओर्टा जो है ना आपकी, लाइक ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा है ना, तो इसमें जो है आपकी मोस्ट कॉमन एथेरोस्क्लेरोसिस होने के क्या है चांसेस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी जो है, एक तो हमारे पास आर्टरीज आ रही है, ठीक है, ब्रांचेस दे रही हैं वहाँ पे। और कॉमन काज ऑफ द सडन डेथ फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर एमआई के बाद जो है, जो कुछ घंटे के बाद जो है डेथ हो जाए, तो हमारे पास एरिथमिया की वजह से जो है एक रीज़न है जो डेथ हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के हिस्टामीन रिलीज लीड टू इंक्रीज वेनस कैपेसिटेंस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ एनाफ्लैक्टिक। ये हमारे पास एनाफ्लैक्टिक शॉक की क्या है निशानी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक एंजाइम विच इज़ मोस्ट स्पेसिफिक आफ्टर 6 आवर ऑफ एमआई। ट्रोपोनिन 1 जो है हमारे पास ये एक मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है आफ्टर 6 आवर्स ऑफ एमआई, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के मोस्ट सेंसिटिव एज वेल एज स्पेसिफिक फॉर एमआई जो है हमारे पास ट्रोपोनिन होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक एंजाइम विच इज़ मोस्ट स्पेसिफिक ट्रोपोनिन 1। मोस्ट सेंसिटिव जो होता है आपका हमारे पास ट्रोपोनिन टी होता है, ठीक है। तो आपने कैसे इसको याद रखना है? आपने जो है ट्रोपोनिन टी के सेंसिटिव के अंदर क्या है आपका टी आता है, तो टी जो है आप इसको इस तरह से याद कर दें, ठीक है। और हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन फर्स्ट 6 आवर्स आफ्टर एमआई, तो वहाँ पे आपने क्या है ईसीजी कराना। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के द एंजाइम ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस री इन्फेक्शन इन एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, तो आप जो है CKMB जो है कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉर सेकेंड एमआई आफ्टर 1 वीक ऑफ प्रीवियस एमआई इज CKMB डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इसमें आ रहा होता है। अर्लीस्ट लीजन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी स्ट्रीक जो है ये आपकी अर्लीस्ट लीजन्स है एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व इन एथेरोस्क्लेरोसिस। ये आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ये इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन पेरिफेरल वेसल अफेक्टेड इन एनोरिज्म पोप्लेटियल आर्टरी होती है वो। मोस्ट कॉमन विसरल वेसल अफेक्टेड इन द एनोरिज्म, तो इसके अंदर जो है आपकी स्प्लेनिक आर्टरी जो है अफेक्टेड होती है विसरल वेजल्स में से। अगर एनोरिज्म अकर होना हो तब आपकी स्प्लेनिक आर्टरी मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व हो रही है। मोस्ट कॉमन सेंट्रल वेसल अफेक्टेड इन द एनोरिज्म्स एब्डोमिनल एओर्टा, तो इसमें जो है हमारे पास सेंट्रल वेसल बता रहे हैं, तो आपकी जो सेंट्रल वेसल होती है वो आपकी एब्डोमिनल है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक एनेरिज्म एब्डोमिनल एओर्टा, ये हो गया हमारे पास। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनेरिज्म इन द एओर्टा एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। ट्रू एनेरिज्म पूछ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन, एओर्टिक डायसेक्शन में हाइपरटेंशन पक्का MCQ है, ठीक है। एओर्टिक डायसेक्शन इज एसोसिएटेड विद मॉर्फन सिंड्रोम, एल्हर्ट-डानियल्स सिंड्रोम, बाइकस्पिड एओर्टिक वेल, टर्नर सिंड्रोम, कोएगुलेशन ऑफ द एओर्टा। इनके साथ जो है एओर्टिक डायसेक्शन जो है एसोसिएट हो। अच्छा जी, लोकेशन ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन, इसमें आपकी जो असेंडिंग एओर्टा है तो वो 65% उसमें चांसेस होने के क्या चांसेस होते हैं। डिसेंडिंग एओर्टा, फिर डिस्टल टू लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एओर्टिक आर्क, फिर हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा। ये जो है एओर्टिक डायसेक्शन की क्या है लोकेशंस है जहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्री-एग्जिस्टिंग लीजन्स इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इन एओर्टिक डायसेक्शन, मीडियल डीजनरेशन, ठीक है।
द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ एयोर्टिक डायसेक्शन के अंदर क्या है, आपकी जो एनेरिज्म्स होती है वो क्या है, रप्चर हो जाती है। गोल्ड स्टैंडर्ड डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन फॉर द एयोर्टिक डायसेक्शन सीटी एंजियोग्राफी, सीटी है जिसे आप बोल रहे होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, कई बार आ चुका है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रोमेटिक फीवर, बेंजाथाइन, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन बी, ये जो है आप रोमेटिक फीवर के अंदर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एंटीबायोटिक। द सेल्स सीन आफ्टर 72 आवर्स इन द इन्फेक्टेड एरिया एंड MIR, मैक्रोफेजेस होते हैं वो, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपने याद रखना है लाजमी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि द सेल्स सीन आफ्टर 14 आवर्स इन द इन्फेक्टेड एरिया इन द MIR न्यूट्रोफिल्स, तो कौन से होते हैं हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स होते हैं सेल्स। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, 72 घंटे अगर आपसे पूछें तब मैक्रोफेजेस, 14 घंटे पूछें तो आपने न्यूट्रोफिल्स क्या है बताने। मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर वल्वुलर हार्ट डिजीज़, इसमें क्या है आपकी इकोकार्डियोग्राफी जो है आप कर रहे होते हैं। नेक्रोसिस इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, एंटीस्कोप सेल्स आर फाउंड इन, आपको रोमेटिक मायोकार्डाइटिस के अंदर मिले होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। एशकॉफ नोड्यूल्स जो हैं आपको रोमेटिक फीवर के अंदर क्या नज़र आ रहे होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट रोमेटिक फीवर, इसके अंदर क्या होता है कि क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है विद एक्सोजीनियस एंटीजन के साथ, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है रोमेटिक फीवर का, आपको जो है याद होना चाहिए। तो इसमें रोमेटिक फीवर के अंदर जो है हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है वो इस तरह से भी MCQs बना के पूछ रहे होते हैं आपके पास, बीटा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तो वहाँ पे जो है आपका रोमेटिक फीवर के अंदर ऑर्गेनिज़म जो होता है वो होता है ग्रुप A, यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये जो है एक मोस्ट कॉमन जो है ऑर्गेनिज़म है जो आपको रोमेटिक फीवर के अंदर मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन इज़, तो नॉर्मल जो है 65 जो है % होता है आपका इजेक्शन फ्रैक्शन, तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कार्डिक मायोसाइट्स, जो आपके हार्ट मसल्स हैं ना उनका एनर्जी का सोर्स क्या है, तो फैटी एसिड्स होती हैं। तो फैटी एसिड्स कहाँ से आ रही होती हैं, आपकी प्रोटीन से आ रही होती हैं, ठीक है। ऐसे नोड जो है पेसमेकर होता है हार्ट का, AV नोड जो है वो गेट कीपर है आपके हार्ट का। हार्ट फेलियर सेल्स आर पिगमेंटेड एल्वुलर मैक्रोफेजेस, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, LVF, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर ही आना है, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका लंग्स जो है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट इंडोकार्डाइटिस नॉट डैमेज वेल, तो इसके अंदर कौन सा होता है, स्टेफ्लोकोकस ऑरियस। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस ऑलरेडी डैमेज वेल है, तब आपने क्या बताना है, स्ट्रेप्टोवेरिडेंस। तो यहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते होते हैं। तो एक्यूटली जो आपसे पूछा जाए डैमेज वाल्व उसमें ना हो तब आपने स्टेफ ओरियस को सिलेक्ट करना है, अगर वेल्व जो है वो डैमेज्ड है तब आपने स्ट्रेप्टोवेरिडेंस को क्या सिलेक्ट करना है। मोस्ट कॉमन वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस काजिंग इंडोकार्डाइटिस स्ट्रेप्टोसेंग्विस, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास और क्या समझ आती है, स्ट्रेप्टोकोकस सेंग्विस की, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्रोस्थेटिक वेल्व इंडोकार्डाइटिस, तो इसके अंदर कौन सी आपकी स्ट्रेप्टोकोकस एपिडिडिमिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे पूछ रहे होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं स्ट्रेप्टोवेरिडेंस को टिक कर रहते हैं, करना इसको होता है, ठीक है। तो आपको ये निशानी दे रहे होंगे प्रोस्थेटिक वेल्व की, तो आपने क्या है स्ट्रेप्टो एपिडिडिमिस को क्या है सिलेक्ट करना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंडोकार्डाइटिस इन IV ड्रग अब्यूजर्स, तो इसके अंदर क्या है आपकी स्टेफ्लोकोकस ओरियस जो है एक रीज़न है। नेक्स्ट है हमारे पास के इंडोकार्डाइटिस विद कोलोरेक्टल कैंसर स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, इसमें क्या है विद कोलोरेक्टल कार्सिनोमा फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड स्ट्रीम एंड रीच टू कार्डियक वेल। तो असल में होता क्या है, आप जब भी कोई हमारे पास आपकी कोई खुराक होती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने होते हैं, तो ये जाते हैं आपके कहाँ तक, आपके ड्यूडिनम, ठीक है। आपकी ड्यूडिनम तक इन्होंने जाना है, ड्यूडिनम से तो इन्होंने फर्दर जो है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या है न्यूट्रिएंट्स ने क्या है एनर्जी देनी है आपके बाकी आर्गन्स को, ठीक है, ब्लड सप्लाई के ज़रिए से, ठीक है, इसने घुस जाना है। तो इस तरह जो है आपको क्या करा देता है, ये हमारे पास कार्डियक वेल्व पर पहुंचकर इसने कार्डियक वेल्व पर जो है ये पहुंच जाने हैं आगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के लिबमैन सैक इंडोकार्डाइटिस, ये जो है आपको SLE पेशेंट के अंदर नज़र आता है।
विद प्रेजेंट विद नॉन इन्फेक्टिव वेजिटेशन ऑन द कार्डियक वेल। तो ये जो है सीधा सीधा आपने याद रखना है। तो ये एक न्यू फाइंडिंग है SLE के लिए, ठीक है, लिबमैनसैक। नेक्स्ट है हमारे पास के स्पेशल फीचर ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसमें क्या है, आपने ये चीज़ें जो है लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये आपसे जब आप फिज़िकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो आपसे टीचर पूछ रहे होते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो ये चीज़ें जो है आपकी फिंगर्स, नेल्स, पाम और आइज़ में मिलेंगी। 4 चीज़ें, ये 4 आपने फिंगर टिप पे याद रखना है। फिंगर्स में जो है आपको ऑस्लर नोड्स मिल रहे होते हैं। ये एक हमारे पास पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ पल्प ऑफ फिंगर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इधर दिखा नहीं सकता, तो क्योंकि यहाँ पे वीडियो चल रही है सारी। तो आप ऐसे करें कि गूगल पे ही आप जो है लिखें ऑस्लर नोड्स, तो आपको जो है तस्वीर नज़र आ जाएगी। फिंगर्स के अंदर जो है आपको ऑस्लर नोड्स नज़र आएंगे, ठीक है। नेल्स में जो है आपको जो है हमारे पास फिंगर हेमरेज, तो नेल बेड है ना आपका, तो वहाँ पे आपको क्या हेमरेज जो है नज़र आ रही होगी, रेड स्पॉट। वेस्कुलाइटिस अंडर नेल बेड एंड द क्लबिंग, ठीक है। पाम जो है, पाम में जो है आपको जेन वे लीजन्स मिलेंगे। एरिथमा ऑफ थिनार और हेपोथिनार एमिनेंस, जहाँ पे आपके थिनार और हेपोथिनार एमिनेंस है ना, वहाँ पे आपको क्या है जेन वे लीजन्स नज़र आएंगी। बाकी बची आइज़ के अंदर रॉथ स्पॉट नज़र आता है, लाइक हमारे पास रेटिनल वेस्कुलाइटिस जो है नज़र आ रही होती है, ठीक होगा। ये आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशियल टेस्ट बताना है हमने थोरैको ट्रांसथोरेसिक कार्डियोग्राफी का। वेजिटेशंस ऑन वेल्स, हैपर एक्विक मोबाइल मैसेज लोकेटेड ऑन द वेल, म्यूरल इंडोकार्डियम और द प्रोस्थेटिक मटीरियल, ठीक है। मोस्ट कॉमन हार्ट वाल्व इन्वॉल्व इन IV ड्रग अब्यूजेस एंडोकार्डाइटिस इज ट्राइकस्पिड वेल। तो ट्राइकस्पिड वेल जो इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर द एक्यूट एंडोकार्डाइटिस इज द ब्लड कल्चर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एक्यूट एंडोकार्डाइटिस मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया, इसमें जो है आपका लगना है, ठीक है। तो अभी हम काम जो है खींचते हैं, तेज़ी से करते हैं, क्योंकि हमारे 2000 MCQ पड़े हैं, लाइक पूरे हैं। तो अभी हम 600-650 पे पहुँचे हैं, बाकी बचते हैं हमारे 1350, ठीक है। तो हमने दूसरी के प्लान वाली भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, तो वो भी हम जो है करते हैं थोड़ी देर तक, इंशाल्लाह ये ख़त्म कर देते हैं, टेंशन नहीं लेते। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद शार्प रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर, टैकीपिनिया, डिस्पनिया, नॉन प्रोडक्टिव कफ, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। तो ये हमारे पास एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का क्या है केस है, ठीक है। पेशेंट विद बैक्ट्राइड क्या क्या है, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड, ये मैंने कई दफ़ा करवाया है। डिस्टेंडेड नेक वेन्स आपको मिले, पल्सेस पैराडॉक्सेस ये आपको मिलेगी। पैलर, कोल्ड स्वेट, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक टेम्पोनेट का गया है, ये क्लिनिकल केस है। तो ये जो है मैंने आपको कई बार कराए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कार्डियोमियोपैथी, डायलेटिक जो हमारे पास कार्डियोमियोपैथी होती है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है हमारे पास, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमियोपैथी। अच्छा जी, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सडन हार्ट फेलियर इन एथलीट्स एंड द टीनेजर्स। इसके अंदर हाइपरट्रॉफिक जो है कार्डियोमियोपैथी, तो ये आपने लाजमी याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, सडन कार्डियक डेथ particularly during or after intense physical activity, hypertrophic cardiomyopathy। अच्छा, auscultation S4 गैलप होलोसिस्टोलिक मर्मर फॉर मिट्रल रिजिटेशन। तो ये हमारे पास मिट्रल रिजिटेशन का क्या है केस है, होलोसिस्टिक मर्मर जो है S4 गैलप के साथ। पैथोजेनेसिस क्या है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमियोपैथी की, इसमें क्या है आपके जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उनकी डिसअरेंजमेंट हो जाती है। लाइक हमारे पास ये एक अरेंजमेंट है ना मायोफिब्रिल्स की, तो इसमें हाइपरट्रॉफिक जो है कार्डियोमियोपैथी, इनके अंदर क्या होता है, इसकी जो अरेंजमेंट डी अरेंज हो जाती है, इस तरह से आपकी जो है अरेंजमेंट हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट विद डिस्पनिया, टैकीपिनिया, सडन प्लूरेटिक चेस्ट पेन, ये वाली फाइंडिंग बहुत अच्छी है। सडन प्लूरेटिक चेस्ट पेन, कफ, हेमेप्टोसिस, पॉसिबल डिक्रीज ब्रेथ साउंड। तो इसमें क्या ECG फाइंडिंग जो है आपको S1Q3T3 पैटर्न आपको दिखा रही है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या है ये केस है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सर्फेक्टेंट्स। तो ये वाला जो सर्फेक्टेंट वाला MCQ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसको याद रखना है। सर्फेक्टेंट जो है सीक्रेट होता है आपके टाइप 2 नीमोसाइड से। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है इसमें आपके टाइप 1 नीमोसाइड्स के अंदर डिफेक्ट आता है, क्योंकि टाइप 1 जो है रिप्लेस्ड हो जाती है टाइप 2 नीमोसाइड्स के अंदर, तो इसलिए जो है ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ब्रोंकिएक्टेसिस इज मोस्ट कॉमन इन लेफ्ट लोअर लोब। लेफ्ट लोअर लोब जो है आपका लंग का, उसमें क्या है इसने आपकी मोस्ट कॉमन काज करा देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फीसीमा क्लिनिकली पेन एसिनार, ये इंपॉर्टेंट है। कर्शमैन्स क्रिस्टल्स आर सीन ब्रोंकियल एस्थमा, इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ लंग इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो नेक्स्ट है इक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन इज सीन इन स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। नेक्स्ट है फ्लियाबाइटिन किडनी इज सीन इन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ब्लू वाले जो इतने भी हैं ना, इनको आपने हरगिज़ नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन साइड ऑफ कार्सिनॉइड, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 45% चांसेस होते हैं, रेक्टम के 20% चांसेस होते हैं, अपेंडिक्स के 17% और कॉलन के क्या है 11% होते हैं। सर्जरी हेल्प्स इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसमें जो है ये हमारे पास वेलो पैलेटो फेंगोप्लास्टी ये जो है आप करते होते हैं। UPPP ट्रैक कनेक्टिंग इंटेस्टाइन टू स्किन इज़ फिस्टूला, ये फिस्टूला कहलाता है। फिस्टूला जो है एक abnormal कनेक्शन होता है दो ऑर्गन्स का, वेजल्स का या इंटेस्टाइन्स या हमारे पास कोई दूसरे जो है स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उनको क्या है हम फिस्टूला बोलते हैं, ठीक है। साइनस ट्रैक्ट इज़ abnormal चैनल दैट ओरिजिनेट और एंड इन वन ओपनिंग, एक ओपनिंग के अंदर क्या है ओरिजिनेट हो रहे हो या हमारे पास क्या है एंड हो रही है। लेफ्ट लिप क्या है ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस विद द मीडियल नेजल प्रोसेस, तो ये आपने याद रखना, भूलना नहीं है लेफ्ट प्लेट को। क्लेफ्ट लिप ही है, ये क्लेफ्ट पैलेट ही है, फ़र्क है दोनों में। तो क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या होता है, ये रिपेयर्ड अराउंड आफ्टर 1.5 ईयर्स, यानी कि 1.5 साल लगता है इसको रिपेयर करने में। तो क्लेफ्ट लिप क्या है हमारे पास नॉन फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस विद द मीडियल नेजल प्रोसेस। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर क्लेफ्ट प्लेट रिपेयर प्लेटोप्लास्टी सर्जिकल प्रोसीजर फॉर एक्लेजिया कार्डिया, इसके अंदर क्या आप मॉडिफाइड हेलर मायोटोमी करते हैं, इंपॉर्टेंट है। बर्ड बीक पेंसिल टिप आपको या रैट टेल आपको इसमें मिल रही होती है, किसमें एक्लेजिया के अंदर। तो ये हमने कैप्लान में से बर्ड बीक पढ़ी थी, पेंसिल टिप आपको बता सकते हैं या रैट टेल्स भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। बेरियाट्रिक सर्जरी फॉर वेट लॉस, इसके अंदर क्या है आपने कौन सी सर्जरी करनी है, रो इन वाई गैस्ट्रिक बाईपास जो है आपने करना है, गैस्ट्रिक स्लीप करना है, या हमारे पास बिलियो पेंक्रियाटिक डाइवर्जन आपने ये करनी है फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी। अच्छा, नेक्स्ट है सर्जरी फॉर प्रोसीजर फॉर अनडिसेंडेड टेस्टिस क्रिप्टोर्डिज्म, इसमें आप कौन सी करनी है और की डोपैक्सी। तो मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ, जो भी लफ्ज़ आता है फिर इस तरह से जो है सॉरी, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है तो इसलिए जो है हम तेज़ी से करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंडिकेशन फॉर ऑर्किडोपैक्सी, इसमें क्या है आपने इंडिकेशन बतानी है, एज जो है 6 या 18 मंथ, बिफोर 12 मंथ ऑफ एज जो है आपने करनी है, ठीक है। नॉर्मली जो है टेस्टिकल्स जो है डिसेंड होते हैं बाय एज 6 to 12 मंथ्स में। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक टेंस्टिन जो है, ये मैश रिपेयर गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पे सर्जरी आ रही है सारी, ठीक है, आपने अच्छे से करना है। मॉडिफाइड बेसिनी, ये आप हर्नियोग्राफी करते होते हैं इंग्वाइनल हर्निया के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर रेक्टल प्रोलैप्स, तो इसके अंदर क्या है आप जो है रेक्टोपैक्सी करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर हेमोरॉइड्स, इसमें हेमोरॉइड एक्टोमी जो है आप करते होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के सर्जिकल प्रोसीजर फॉर इंग्वाइनल हर्निया, मैश रिपेयर या आप लिंक टेंस्टिन जो है रिपेयर ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर फॉर कोलिडिकल सिस्ट, इसके अंदर क्या है आपने सिस्ट की एक्सिजन करनी है विद हेपेटोजिजनोस्टोमी के साथ। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर एनुलर पेंक्रियाज इज ड्यूडिनोस्टोमी, तो यह सर्जिकल प्रोसीजर फॉर ड्यूडिनोएट्रीजिया ड्यूडिनोजेजिनोस्टोमी आपने कर देनी है। कंजेनिटल हेपाट्रोफिक पेलोरिक स्टेनोसिस रेनस्टेड पाइलोरोमायोटोमी आपने करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे सर्जरी वाले। आपको पता ही होगा एनआरई के क्राइटेरिया किस तरह एमसीक्यूज बनते होते हैं। आई थिंक मेडिसिन में 48 बन रहे होते हैं और आपकी सर्जरी में से 52 एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। तो आपने एक चीज़ जो है ठीक से करनी है, इन 2000 एमसीक्यूज में से तो लाजमी आपने करना है, कोई एक चीज़ भी नहीं छोड़नी है आपने। 2000 के 2000 आप ऐसे समझे रट्टा लगा लें या ये कंसेप्ट हैं तो कंसेप्ट से कर लें, बस आपने इनको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर पेंक्रियाटिक हेड एंड पेरी एम्प्यूलर कैंसर, इसके अंदर क्या आप कौन सा प्रोसीजर करते होते हैं, आप विपल प्रोसीजर करते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जरी फॉर हिर्शस्प्रुंग डिजीज़, इसके अंदर आपने कौन है
दो हामिल जो है ऑपरेशन करते होते हैं इन केस ऑफ हिर्शस्प्रुंग डिजीज़। ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द इलेक्टिव रिमूवल ऑफ कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इंडोस्कोपिकली कोलीथोटोमी जो है आपने कर देनी है। प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर कोलीलिथियासिस, जिसके अंदर आपने क्या करना है, लेप्रोस्कोपिक कोलीसिस्टेक्टोमी जो है करनी है। इलेक्टिव जो है कोलीसिस्टेक्टोमी जो है इसमें क्या करना है, क्लीन कंटामिनेटेड। प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर अपेंडिसाइटिस, इसके अंदर क्या है, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी करनी है आपने। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर कार्सिनॉइड ऑफ द अपेंडिक्स, अपेंडेक्टोमी आपने करनी है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, कंट्रास्ट एनएनसीटी जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ द अपेंडिकुलर मैस, इसमें क्या है आपका ओक्सनर्स शिरिन रेजिमेन, ये जो है आपके अपेंडिकुलर मैस का क्या है मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है। कॉमनेस्ट साइट ऑफ इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस कौन सी है हमारे पास, पेल्विक। कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स रेट्रोसिकल जो है हमारे पास कॉमनेस्ट पोजीशन है आपकी अपेंडिक्स की, 74% जो है होती है इसकी, और 21% जो है आपकी पेल्विक इन्वॉल्व होती है इन केस ऑफ अपेंडिक्स। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास के कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द एनोरेक्टल एब्सेस, पेरी एनल burst abdomen most commonly occurs on the 7th day. Incision over the eschar to relieve tension, एस्करेक्टोमी जो है ये आप करते होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इनिशियल ट्रीटमेंट बताना है अपना ट्रॉमा मैनेजमेंट का। एयरवे मेंटेनेंस आपने करनी है, ABCD को क्या आपने पहले देखना है ट्रॉमा के केस में। कॉमनेस्ट इंजरी इन ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, तो इसके अंदर आपकी जो है स्प्लीन, ये हमारे पास ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के अंदर क्या है इंजर्ड हो जाती है। बेस्ट डायग्नोटिक एड इन द ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमिन इज पेरिटोनियल लेवेज, ये जो है हमारे पास बेस्ट डायग्नोस्टिक एड है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन स्प्लेनेक्टोमी की क्या है, ट्रॉमा। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर इलेक्टिव स्प्लेनेक्टोमी क्या है हमारे पास, ITP। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर फिस्टुला इन एनो, MRI फिस्टुलोग्राम जो है आप करते होते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिस्टुला इज़ इंटरस्फिंक्टर फिस्टुला जो है ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बताना है फिस्टुला इन एनो का, आपने फिस्टुलोटोमी का जो है कर देनी है। सीटोन्स प्लेसमेंट इज़ यूज्ड इन हाई फिस्टुला इन एनो, तो ये जो है हमारे पास सीटोन्स कहलाता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एनल फिशर कौन से हमारे पास, मिड लाइन पोस्टीरियरली 6 o'clock पोजीशन जो है ये आपकी क्या है एनल फिशर की क्या है मोस्ट कॉमन साइट है। मोस्ट कॉमन कोलोरेक्टल पोलिप के अंदर हेपरप्लास्टिक पोलिप्स। अच्छा, कॉमनेस्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोरेक्टल कौन सी है हमारे पास, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोरेक्टल हेमाटोमा जुवेनाइल जो है पोलिप्स। ये सीधे MCQs ऐसे सब्जेक्ट आप टॉपिक्स के मेन चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने नहीं भूलना। नेक्स्ट हमारे पास प्यूटिस शेगर सिंड्रोम इज़ आल्सो करेक्टराइज्ड बाय हेमाटोमोसिस पोलिप्स, इससे जो है हमारे पास करेक्टराइज होता है। मोस्ट कॉमन न्यूप्लास्टिक पोलिप कौन सा हमारे पास, एडिनोमेटस जो कि हर्बर्स होता है मैलिग्नेंट पोटेंशियल। मोस्ट कॉमन कॉलन कैंसर राइज फ्रॉम एडिनोमेटस पोलिप्स, एडिनोमा जिसे आप बोल देते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, 85% चांसेस होते हैं यही किडनी स्टोन के टाइप होने के। ठीक है। मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल साइट ऑफ थायराइड टिश्यू फॉर्मेशन कौन सी हमारे पास, टंग है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ थायरोग्लोसल सिस्ट इन रीजन बिलो द हायोइड बोन, सब हायोइड जो है आपको मिल रही होती है इसकी लोकेशन। पेनलेस फिरम मिडलाइन नेक मैस दैट एलिवेट विद द swallowing एंड टंग प्रोट्रूजन, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की क्या है ये निशानी है। सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन इज डन इन थायरोग्लोसल सिस्ट के अंदर जो है आप ये सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन कर रहे होते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इन एक्यूट पेंक्रेटाइटिस आपने कौन सी करनी है, इनिशियल अल्ट्रासाउंड जो है सोनोग्राफी करनी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस इसके अंदर कौन सी आपने करना है, CECD। अच्छा जी, फ़िलहाल ये मुझे भूला हुआ है, आपने गूगल से जो है देख लेना है। ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस इसके अंदर कौन सा है आपका, अमाइलेज। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के अंदर, लाइपेज। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के अंदर पाकिस्तान में कौन से, गालस्टोन, फिर अल्कोहल है। ड्यूरिंग अपेंडिक्टोमी रिस्क ऑफ द डैमेज कौन सा है हमारे पास, एलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरिंग हर्नियोटोमी रिस्क ऑफ डैमेज एलियो इंग्वाइनल नर्व का होता है। ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन बाइलरी पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंडोग्राफी जो है आप करते होते हैं। फर्स्ट लाइन टेस्ट फॉर द कोलीलिथियासिस इज अल्ट्रासाउंड। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की, अल्ट्रासाउंड। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन एक्यूट
एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर कौन सा आपने कोलिसेंटिग्राफी हिडर स्कैन जो है कराना है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर कोलिलिथियासिस, स्टोन गॉल ब्लैडर, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। अगर इनिशियल पूछें तो मोस्टली आप जो है अल्ट्रासाउंड ही करते होते हैं, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड पूछें एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर तो हिडर स्कैन होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन आपने कोलिलिथियासिस की बतानी, हिडर स्कैन हो गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू स्टडी द कॉमन बाइल डक्ट पैथोलॉजी, इसके अंदर कौन सी है, आप MRCP कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास भाईजान गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कोलिलिथियासिस, स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट, ये इसमें क्या है, ERCP, फिर आप MRCP कर देते हो, ठीक है। ERCP को पहले प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कोलिलिथियासिस, ERCP जो है ये आपका एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी काम करता है, एज अ ट्रीटमेंट भी आपका काम करता है। कोलिडोलिथियासिस की प्रेजेंटेशन क्या हैं, आपको जॉन्डिस मिल रही होगी, प्रोराइटिस मिल रही होगी, इचिंग मिल रही होगी, क्ले कलर्ड स्टूल्स मिल रहे होंगे, ज़ेंथोमास जो है आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस टू स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ बाइलरी सिस्टम, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, इसके अंदर आपने कौन सी करानी है, हिडर स्कैन। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर द प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, ERCP जो है आप कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, नॉर्मल सलाइन जो है आप दे रहे होते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। फ्लूइड ऑफ चॉइस विद इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्न पेशेंट इज़ रिंगल लैक्टेट, रिंगल लैक्टेट जो है अच्छा जो है हमारे पास बर्न पेशेंट के लिए जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट है। फ्लूइड ऑफ द चॉइस विद इन आफ्टर 24 आवर ऑफ द बर्न पेशेंट इज़ कोलाइड्स। अब इन बातों को जो है आपने समझना है, अगर फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर पेशेंट जो है बर्न पेशेंट आया तो रिंगल लैक्टेट देना है, अगर 24 घंटे के बाद आया तब आपने कोलाइड्स देने हैं, ठीक है। फ्लूइड ऑफ चॉइस लिवर एंड रेनल फेलियर कौन से हमारे पास, कोलाइड्स। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ब्रेन इंजरी एंड द हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, नॉर्मल सलाइन आपने देना है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर द हेपोनेट्रीमिया, नॉर्मल सलाइन एंड हाइपरटोनिक सलाइन, ये जो है हमारे पास फ्लूइड ऑफ चॉइस है। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल एडीमा एंड पुल्मोनरी एडीमा, ठीक है, इसके अंदर आपने हाइपरटोनिक जो है सलाइन देना है, एडीमोन। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल एडीमा एंड रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इसके अंदर आपने क्या मैनिटोल देना है, हाइपरटोनिक जो है सोल्यूशन। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर इंट्रा ऑपरेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट, रिंगल लैक्टेट जो है आपने देना है। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर वोमिटिंग, इसके अंदर क्या है, आपने वोमिटिंग के अंदर जो है आप नॉर्मल सलाइन देते हैं, डायरिया के अंदर रिंगल लैक्टेट देते हैं, फिर रिंगल लैक्टेट अगर नहीं ऑप्शन में तो नॉर्मल सलाइन से भी काम चला सकते हैं। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर हाइपोटेंसिव पेशेंट, हाइपोटेंसिव यानी कि उसका BP जो है लो हो गया है, ठीक है, तो उसके अंदर आपने नॉर्मल सलाइन उसको देना है। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसमें क्या है, आपने रिंगल लैक्टेट देना है। तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं BP के लो होने की रीज़न और हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं जानते होते, तो इसके अंदर क्या होता है, आपने ट्रीटमेंट में जो है आप इसके BP के लो होने में आपने नॉर्मल सलाइन देना है, जिससे पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो समटाइम्स जो है आप एट्रोपाइन भी दे रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या आपने रिंगल लैक्टेट देना है। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस के अंदर नॉर्मल सलाइन देना है। शॉक के अंदर नॉर्मल सलाइन देना है। RTA एक्सीडेंट हेमरेज के अंदर क्या है, नॉर्मल सलाइन देना है। बेस्ट सीच्योर फॉर हर्निया सर्जरी के लिए कौन सा होता है, प्रोलाइन, जिसे ब्लू कलर का जो है पैकेट होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट सीच्योर फॉर सर्कमसीजन के अंदर जो है प्लेन कैटगट सीचर होता है वो। बेस्ट सीचर कौन सा होता है, क्लोजिंग मिड लाइन एब्डोमेन इंसिजन के अंदर होता है पॉलीडाक्सिन, ठीक है। फिर आप प्रोलाइन भी जो है कर सकते हैं। सीचोर रिमूवल ड्यूरेशन फॉर आईलिड, आईब्रो, नोज, लिप एंड फेस इज 3 to 5 days। तो ये सीधे से MCQ बनते होते हैं, आपने जो है इसको ठीक से कर लेना है। सीचोर रिमूवल ड्यूरेशन फॉर द स्कैल्प, सीचोर जो है 6 से 8 दिन जो है आपने क्या सीचोर को रिमूव करना होता है 6 से 8 दिन के बाद। सीचोर रिमूवल ड्यूरेशन फॉर द चेस्ट एंड द एब्डोमेन सीचोर इज़ 8 to 10 days। चेस्ट और एब्डोमेन सीचोर को रिमूव कब आप करते हैं, 8 से 10 दिन के बाद। सीचोर रिमूवल ड्यूरेशन फॉर एयर सीचोर इज़ 10 to 14 days। सीचोर रिमूवल ड्यूरेशन फॉर द बैक एक्सट्रीमिटी, हैंड एंड फुट सोल इज़ 12 to 14 days। एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। आईलिड्स, आईब्रो, नोज़, लिप और फेस 3 से 5 दिन। अच्छा,
स्कैल्प के लिए क्या है 6 से 8 वीक, ठीक है। अच्छा, चेस्ट और एब्डोमेन के लिए 8 से 10 दिन। फिर हमारे पास एयर सिक्योर के लिए 10 से 14 दिन। बैक, एक्सट्रीमिटी, हैंड और फुट सोल के लिए 12 से 14 दिन। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन काज बतानी है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन इन एडल्ट्स के अंदर। एडिजेंस जो है ये एक मोस्ट कॉमन काज है। मोस्ट कॉमन काज बतानी है एक्यूट इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन के अंदर अंडर 3 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। इंटरसेप्शन जो है ये होती है हमारे पास इसकी काज। मोस्ट कॉमन काज बतानी है इंटरसेप्शन की चिल्ड्रन के अंदर पेयर पैच हाइपरट्रॉफी हो जाती है, या हमारे पास लिम्फॉइड जो है हाइपरप्लाजिया होना है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंटरसेप्शन इन अडल्ट्स, तो इंट्राल्यूमिनल मैस या हमारे पास ट्यूमर, इनकी वजह से जो है इंटरसेप्शन जो है एडल्ट्स के अंदर हो सकती है। मोस्ट कॉमन काज बतानी है लार्ज बाउल या हमारे पास कोलन ऑब्स्ट्रक्शन की। कोलोरेक्टल कैंसर्स हो सकते हैं, या हमारे पास वल्वुलस हो सकता है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज है इसकी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलन ऑब्स्ट्रक्शन क्या है हमारे पास रेक्टल है। रेक्टल अगर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो आपने क्या है सिग्मॉइड कोलन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन काज ऑफ पैरालाइटिक एलियस काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन जो है पोस्ट ऑपरेटिव। वेरिकोसील जो है इसके अंदर क्या होता है इन्ग्वाइनोस्क्रोटल लम्प टेस्टिस फील्स लाइक बैग ऑफ वॉर्म्स। तो इस तरह से जो है आपको क्लिनिकल केस बना के दे रहे होंगे और बता रहे होंगे बैग ऑफ वॉर्म्स, तो आपने वेरिकोसील को क्या सिलेक्ट करना है। हाइड्रोसील के अंदर क्या है इन्ग्वाइनोस्क्रोटल लम्प विद एग्जामिनेशन ट्रांस एबिलिटी पॉजिटिव। इसके अंदर क्या है हाइड्रोसील जो लाइक यहाँ पे एक फ्लूइड है ना, यहाँ पे हम लाइट के ज़रिए से जो है उस फ्लूइड को देखेंगे तो आया कि रेड है कि नहीं है, तो ब्लीडिंग वगैरह देखने के लिए ठीक कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द ट्यूनिका वैजिनालिस, तो इसके अंदर जो है हमारे पास क्या है हाइड्रोसील जो है कलेक्शन ऑफ एक्सेस फ्लूइड जो है ट्यूनिका वैजिनालिस के अंदर जो है जमा हो सकता है हाइड्रोसील। रूडेंट अल्सर कौन से अल्सर सीन जो है बेजल सेल कार्सिनोमा के अंदर देखे जाते हैं। मर्जुलिन अल्सर्स कौन थे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन द स्कार बर्न लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर की वजह से जो है उसे आप मर्जुलिन जो है अल्सर बोल रहे हैं। क्यूशिंग अल्सर कौन से अल्सर जो है इन स्टोमिक सीन इन स्ट्रेस एंड हेड इंजरी। मोस्ट कॉमन साइट जो है बॉडी के और फंडस पे जो आपके स्टोमिक है वहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट कर्लिंग अल्सर, अल्सर जो है ये ड्यूडिनम में होता है, स्टोमिक में सीन होगा इन केस ऑफ बर्न्स पेशेंट में। नेक्स्ट है डिक्यूबेटस अल्सर या प्रेशर अल्सर, बेड सोर एंड बेड रिडन पेशेंट्स, बेड सोर की वजह से जो है ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्स अल्सर्स ट्यूबरकुलोसिस टीबी की वजह से। लॉन्गिट्यूडनल अल्सर्स टाइफाइड फीवर, तो टाइफाइड का फीवर दूसरा नाम है हमारे पास इंटेरिक फीवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेंड्रेटिक अल्सर, कॉमनली सीन जो है हर्पीज सिम्प्लेक्स के अंदर जो है देखा जाता है। अल्सरेशन ऑफ पेयर पैच अकरन द साल्मोनेला इन्फेक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसम्यूरल अल्सर, ये जो है आपको क्रोन डिजीज़ के अंदर मिलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज लिमिटेड टू मिकोजा एंड सब मिकोजा, तो ये अपने लाजमी याद रखें। स्किप लीजन जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ क्या है एसोसिएटेड है, पायोडर्मा गैंग्रेनोसम। क्रिप्टेटिस क्रिप्ट एब्सेस सूडोपोलिप्स, ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्या है हमारे पास फीचर्स है। मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है अल्सरेटिव कोलाइटिस का एंडोस्कोपी एलियोकोलोनोस्कोपी विद द बायोप्सी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रोन डिजीज ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट विद स्किप लीजन्स, स्किप एरियाज जो है वो खिलाते हैं। क्रिप्ट एब्सेस जो है पैथोग्नोमिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। इन अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टर्मिनल इलियम जो है बैक वाश एलाइटिस। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हम फिर से करते हैं इनको कि कोबल स्टोन अपीयरेंस आपको क्रोन्स डिजीज़ के अंदर मिलता है, सी आपने याद रखना है। सूडोपोलिप्स फिस्टुला ट्रांसम्यूरल ये आपको सिसेटिंग ग्रेनुलोमा ये आपको क्रोन डिजीज़ के अंदर क्या है मिलते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है अपने क्रोन्स डिजीज़ के अंदर इंडोस्कोपी एलियोकोलोनोस्कोपी विद द बायोप्सी। इमेजिंग टेस्ट बताना है क्रोन्स डिजीज़ का सीटी इंटेरोकोलाइसिस, ठीक है। एफ्थर्स अल्सरेशन के अंदर क्या अर्लीस्ट रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स इन इंटेरोकोलाइसिस, ये जो है हमारे पास अर्लीस्ट रेडियोग्राफिक जो है फाइंडिंग्स हैं। मोस्ट कॉमन साइट बतानी है हमने टाइफाइड कैंसर की, टर्मिनल एलियम जो है पेयर पैचेस पे जो है आपको ये टाइफाइड जो है अल्सर मिल रहा होता है। मोस्ट कॉमन साइट बतानी है ट्यूबरस अल्सर की, टर्मिनल एलियम पे जो है ये आपको मिल रहा होता है। ये सीधे सीधे MCQs है, कोई मुश्किल नहीं है इनमें, ठीक है। आपने इनको ठीक से जो है प्रिपेयर कर लेना है, इंशाल्लाह आपका NRE जो है पास हो जाना। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गाल स्टोन एलियस टर्मिनल एलियम है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर रेक्टम है। अमेबिक कोलाइटिस के अंदर क्या है सिग्मॉइड है। अच्छा जी, नेक्स्ट वल्वुलस के अंदर क्या है आपकी सिग्मॉइड कॉलन फिर से आ गया है। डायवर्टिकुलर या डायवर्टिकुलसिस के अंदर सिग्मॉइड कॉलन फिर से, और रेफर्ड एब्डोमिनल पेन या हमारे पास एपिगेस्ट्रिक पेन हो
और लेफ़्ट आर्म भी इन्वॉल्व हो, जा, नेक और शोल्डर ब्लेड्स को भी क्या है इफेक्ट कर रहा है। तो ये इसके बारे में आपने रप्चर्ड आयोटिक एनेरिज्म के बारे में जो है थिंक ऑफ करना है, ठीक है। फिर से कर लें इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल एपिगैस्ट्रिक पेन टू लेफ़्ट आर्म, जा, नेक एंड शोल्डर ब्लेड्स। तो रप्चर्ड एओर्टिक एनेरिज्म की ये निशानी है। रेफर्ड एब्डोमिनल पेन टू बैक टीयरिंग पेन। तो इसके अंदर आपने रप्चर्ड एओर्टिक एनेरिज्म को क्या याद रखना है। रेफर्ड एब्डोमिनल एपिगैस्ट्रिक पेन टू ग्रोइन, आपने रेनल कोलिक के बारे में क्या है सोचना है। अच्छा जी, रेफर्ड एब्डोमिनल पेन टू पेरिएम्बोलिकल टू राइट एरिक फोसा, आपने अपेंडिसाइटिस के बारे में क्या है सोचना है। रेफर्ड एब्डोमिनल एपिगैस्ट्रिक टू बैक, तो आपने पेंक्रेटाइटिस के बारे में जो है सोचना है। तो ये सारी निशानियाँ दी हुई हैं, ईजी है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हम लोग खुद जो है मुश्किल बना देते होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रेफर्ड एब्डोमिनल पेन एपिगैस्ट्रम टू बैक, ये जो है हमने कर लिया। फिर रेफर्ड एब्डोमिनल पेन टू इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला ब्लेड्स, तो एक्यूट कोलिसिस्टैटिस गालस्टोन कोलिलिथियासिस के बारे में आपने थिंक ऑफ करना है, ठीक है। फिर से देखें, जो आपका इंफीरियर एंगल है ना राइट स्कैपुला ब्लेड का, उसके बारे में जो है आपने गालस्टोन्स या एक्यूट कोलिसिस्टैटिस के बारे में जो है सोचना है। मॉर्फी साइन जो है आपने कहाँ पे देखना है, एक्यूट कोलिसिस्टैटिस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बोआज साइन, ठीक है, ये आपको इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला इन एक्यूट कोलिसिस्टैटिस, तो ये जो है आपको इस तरह से मिल रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास केहर साइन। केहर साइन के अंदर क्या है आपको स्प्लेनिक रप्चर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर के अंदर जो है ये आपको केहर साइन मिल रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूलन साइन और ग्रे टर्नर साइन, ये आप कहाँ पे देख रहे होते हैं, रीट्रोपेरिटोनियल हेमरेज के अंदर जो है आप इसे देख रहे होते हैं। और उनमें रीट्रोपेरिटोनियल में जो है आपको हेमरेजिक पेंक्रेटाइटिस, एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म रप्चर जो है मिल रही होती है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ये क्या है इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है हमारे पास वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग एंड सब ड्यूरल हेमरेज, ब्रिजिंग और डिप्लोइक वेन्स जो हैं ये हमारे पास सब ड्यूरल हेमरेज के अंदर इन्वॉल्व होती है। सब रेकनाइड हेमरेज इज ड्यू टू रप्चर ऑफ बेरी एनेरिज्म की वजह से जो है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन एपिस्टैक्सिस, आपकी जो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है ना ये इन्वॉल्व होती है जब हमारे पास नाक का बहना उससे खून निकल रहा होता है। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन द टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टमी के दौरान आप कौन सी वेसल जो है ब्लीड करी होती है, आपकी पैराटॉन्सिलर वेन हो सकती है, टॉन्सिलर या असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, इनमें से जो है एक जो है आपकी क्या है ब्लीड कर रही होगी। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन ट्रैक्योस्टोमी, एस्टमस या हमारे पास इंफीरियर थायराइड वेन जो है ब्लीड कर जाती है। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन हेमेप्टोसिस, ब्रोंकियल जो है आर्टरी हमारे पास होती है इसमें। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन हेमोरॉइड, सब म्यूकोजल रेक्टल वेनस प्लेक्सस फॉर्म्ड बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टल वेन्स, ठीक हो गया। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन रेक्टो प्यूपिक प्रोस्टेक्टोमी, डोर्सल वेनस प्लेक्सस जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमिक, कौन सी है हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टोमिक में कौन सी है हमारे पास प्लेनिक आर्टरी है। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन ड्यूरिनल अल्सर के कौन सी है आपकी गैस्ट्रोड्यूरिनल आर्टरी। लीक और स्ट्रिक्चर ऑफ बाइल डक्ट आफ्टर सर्जरी हुई है, उसके अंदर क्या है आपकी बाइल डक्ट जो है लीक या हमारे पास स्ट्रिक्च हुई है, तो इसके अंदर जो है आपकी राइट हेपेटिक आर्टरी जो है इन्वॉल्व है, उसकी वजह से हुआ। स्ट्रक्चर डैमेज ड्यूरिंग डाइसेक्शन इन ओवेरियन फोसा, तो इंटरनल एलिक आर्टरी जो है इसमें डैमेज है। स्ट्रक्चर कैरी रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द थोरेसिक सर्जरी, फॉर एग्जांपल हमारे पास निमोनोएक्टोमी या हमारे पास एसोफेगोएक्टोमी करते होते हैं, तो इसमें जो है आपका क्या है केस थोरेसिक डक्ट। अच्छा जी, स्ट्रक्चर कैरी रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट थायराइड सर्जरी, तो इसके अंदर आप कौन से पैराथायराइड ग्लैंड्स की जो है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर कैरी रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द कोलोनिक रिसेक्शंस या गायनेकोलॉजिकल सर्जरी के अंदर कौन सा है हमारे पास यूरेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद रखना है इसको। स्ट्रक्चर कैरी रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यू टू द यूज़ ऑफ द वेरीज नीडल टू एस्टैब्लिश द नीमोपेरिटोन, आपकी कौन से बाउल परफरेट हो जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैरी रिस्क फेलियर टू डेलिनिएट कैलेट्स ट्रायंगल केयरफुली एंड केयरलेस यूज़ ऑफ द डायथर्मी, इसके अंदर क्या बाइल डक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑलवेज एट रिस्क ड्यूरिंग द पेरिडेक्टोमी, इसके अंदर क्या है आपकी फेशियल नर्व जो इन्वॉल्व हो जाती है। स्ट्रक्चर डैमेज व्हेन लाइगेटिंग स्प्लेनिक हाइलम टेल ऑफ द पेंक्रियास कैन बी इन्वॉल्व।
एंड स्ट्रक्चर्स कैरी रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द रीडो ओपन हर्निया सर्जरी। टेस्टिकुलर वेसल जो है इसमें हाई रिस्क पे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैरी रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द लिवर मोबिलाइजेशन, हेपेटिक वेन्स जो हैं रिस्क में होती हैं। नर्व डैमेज ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक हर्नियोग्राफी, लैटरल फीमोरोक्यूटेनियस नर्व। नर्व्स डैमेज्ड ड्यूरिंग ओपन एब्डोमिनल सर्जरी, ओपन हर्निया रिपेयर। तो इसके अंदर आपकी जो है एलियो इंग्वाइनल, एलियो हैपोगैस्ट्रिक और हमारे पास जेनिटोफेमिरल नर्व जो है ये आपकी डैमेज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नर्व्स डैमेज ड्यूरिंग द थ्राइडेक्टोमी। इसके अंदर कौन सी आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। अच्छा जी, नर्व्स डैमेज ड्यूरिंग द सब मैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व जो है आपकी डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टरी डैमेज ड्यूरिंग द कोली सिस्टेक्टोमी। हेपेटिक आर्टरी जो है आपकी वो होती है इसमें डैमेज, ठीक है। आर्टरी डैमेज ड्यूरिंग द अपेंडेक्टोमी, डीप सर्कमफ्लेक्स एलियक आर्टरी जो है आपकी अपेंडेक्टोमी के दौरान की आर्टरी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रक्चर कंप्रेस ड्यू टू लार्ज ट्यूमर इन द पोस्टीरियर मीडियल स्टेनम जो है इसमें आपका डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा क्या है कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कंप्रेस ड्यू टू द कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पेंक्रियास, कॉमन बाइल डक्ट की वजह से जो है कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ तक जो है करते हैं पास, बाकी जो है इंशाल्लाह बाद में हम करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।